नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे आज के नए करंट अफेयर की क्लास में। तो ये अभी आज की करंट अफेयर की न्यूज़ है कि जो खरीफ की फसल है उसके लिए एमएसपी को मंजूरी दे दी गई। एमएसपी क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसी के बारे में हम पहले करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे। हमसे ये कोई नहीं पूछेगा कि फलानी फसल का एमएसपी कितना है, उस समय उस फसल का एमएसपी कितना था, किस फसल का एमएसपी बढ़ा है। नहीं, हमसे ये पूछा जाएगा कि एमएसपी में कौन सी फसल शामिल है, कौन सी फसल शामिल नहीं है, एमएसपी की गणना किसके द्वारा की जाती है, कौन से मंत्रालय के अधीन की जाती है, एमएसपी की घोषणा कौन करता है। तो ये सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं कि एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब मूल्य भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रशासित मूल्य। प्रशासित मूल्य मतलब सरकार ने किसी वस्तु के मूल्य की घोषणा कर दी है तो क्रेता उसको उस मूल्य पर खरीदने के लिए बाध्य है। जैसे गन्ना फसल है, गन्ना फसल के लिए एफआरपी की घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है, तो जो चीनी मिल मालिक हैं वो गन्ने को उस मूल्य पर खरीदने के लिए बाध्य होते हैं। भुगतान भी कौन करता है? मिल मालिक द्वारा किया जाता है। बाकी जो उनका सब्सिडी है वो फिर सरकार की ओर से दी जाती है। एमएसपी की शुरुआत कब हुई? शुरुआत हुई एमएसपी की 1965 ईस्वी में, जब हरित क्रांति अपने चरम पर जा रही थी। पहले भारत था वो खाद्यान्न आयातक देश था। हमारे पास इतना खाद्यान्न भी नहीं होता था कि हम अपने देश के लोगों का पेट भर सकें। उस समय हम दूसरे देशों से आयात करते थे। जब अमेरिका जैसे देशों से आयात हुआ तो उन्होंने इतनी गंदी किस्म की गेहूं हमारे पास भेजी कि वो जानवरों के खाने के लिए लायक नहीं थी। तो फिर हमारे यहाँ हरित क्रांति की शुरुआत की गई। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा, कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा, तो भारत है वो खाद्यान्न आयातक से खाद्यान्न संपन्न देश बन गया। यानी खाद्यान्न है वो एक तरह से हमारे पास एक्स्ट्रा ही रहने लग गया। तब कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा हो जाएगी तो उसका मूल्य क्या आएगा? कम आएगा। अब मूल्य घटेगा तो फिर किसानों को नुकसान होगा। किसानों को उनके गिरते हुए फसलों के मूल्य से बचाने के लिए सरकार के द्वारा एमएसपी की घोषणा की जाने लगी 1965 से। एमएसपी की घोषणा है वो साल में 2 बार की जाती है और हमेशा फसल बुआई से पहले की जाती है। साल में 2 बार कब होगी? एक रबी की फसल से पहले और एक खरीफ की फसल से पहले। रबी की फसल से पहले होती है जब सितंबर अक्टूबर के महीने में, और खरीफ की फसल के लिए मई जून के अंदर इसकी घोषणा की जाती है। फसल बोने से पहले ही इसकी घोषणा कर दी जाती है। इसमें लगभग टोटल 22 फसलें शामिल है, +1 गन्ना है। गन्ने का एमएसपी नहीं है, उसका एफआरपी दिया जाता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, और 2 बार इसकी घोषणा होती है। तो इसके 22 फसलें हैं, उनमें 3 फसलें ऐसी है जो गैर खाद्य हैं और 19 फसलें ऐसी है जो खाद्य हैं। अब जो 3 गैर खाद्य फसलें हैं उनमें है कोपरा, कच्चा नारियल, कच्चा पटसन, जूट और कपास। ये 3 फसलें हैं वो गैर खाद्य हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी फसल इसमें एमएसपी में शामिल नहीं है, कौन सी गैर खाद्य फसल है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। अब बात करें जो खाद्यान्न है, खाद्य फसलें हैं, वो है 19। उसमें भी 3 कैटेगरी है। 7 अनाज हैं, 5 दालें हैं और 7 तिलहन हैं। 7 अनाज में कौन कौन है? गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और जौ, ये अनाज है। दालों में है चना, मैसूर, उड़द, मूंग और तुअर, जिसको अरहर भी बोलते हैं। तिलहन सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, कुसुम, तिल और नाइजर सीड, जिसको काला तिल भी बोला जाता है। तो 7 अनाज, 7 तिलहन और 5 दालें शामिल हैं। अब इनमें से कौन सी फसलें हैं वो रबी की है, कौन सी फसल है वो खरीफ की है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये जो 19 फसलें हैं इसमें से 6 फसलें हैं वो रबी की है। अनाज, दाल और तिलहन में 2-2 फसलें हैं। अनाज में है गेहूं और जौ, दाल में है चना और मैसूर, तिलहन में है सरसों और कुसुम। ये 6 फसल क्या है? रबी की है। बाकी जो बच गई वो खरीफ की हो जाएगी ऑटोमेटिक ही। खरीफ की है 13। अनाज में चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का। दालों में है मूंग, उड़द, तुअर। तिलहन में सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल, नाइजर सीड और काला तिल। इनमें से कुल फसलें तो हमारे यहाँ स्थानीय तौर पर होती है, जिनसे हमें उनका पता चल जाता है कि ये रबी की है या खरीफ की है। रबी की सर्दियों में होती है, खरीफ की गर्मियों में होती है, मानसून के समय। जैसे गेहूं जो हमारे यहाँ रबी
हमारे बेल्ट में जैसे श्रीगंगा हनुमानगढ़ में, इसमें सर्दियों में होती है। चना सर्दियों में होता है, ये हमें पता है। सरसों भी सर्दियों में होती है, हमें पता है। बाजरा गर्मियों में होती है, ज्वार गर्मियों में होती है, ये भी हमें पता है। मूंग भी गर्मियों में होते हैं, और मूंगफली, तिल गर्मियों में होते हैं। ये कुछ चीज़ें हमें पता है, कुछ चीज़ें हमें याद रख लेनी। तो गन्ने पर जो एफआरपी दिया जाता है उसको बोलते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य। अब है कि एमएसपी की गणना किसके द्वारा की जाती है? एमएसपी की गणना की जाती है दोस्तों सीएसीपी की द्वारा। सीएसीपी यानी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक अनुषंगी इकाई है जो केवल गणना करती है। घोषणा इसकी सीएसीपी नहीं करती है, केवल क्या करती है? गणना करती है। और एक ऊपर की जो कैबिनेट समिति है उसको ये इसकी अनुमोदन करती है, अनुशंसा करती है, वो है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की संसदीय समिति है। इसके द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। तो जरूरी नहीं है कि जो CCEA है वो CACP द्वारा दिया गया मूल्य ही घोषणा करे, वो इससे कम ज़्यादा भी कर सकती है। बस हमें याद रखना है कि MSP की गणना CACP के द्वारा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, और MSP की जो घोषणा है वो CCEA के द्वारा, आर्थिक मामलों की संसदीय समिति, अंग्रेजी में बोलेंगे तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके द्वारा की जाती है। तो ये हो गया अपना MSP से रिलेटेड जो SI में और RS में पूछा जा सकता है। अब ये एक छोटा सा है कि जैसे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बोला जाता है, वैसे ही भारत की रॉकेट वुमेन किसको बोला जाता है? नंदिनी हरिनाथ को बोला जाता है। ये किससे रिलेटेड थी? इन्होंने मंगलयान मिशन में अपना योगदान दिया था, जो 2014 में अपनी कक्षा में, मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ था। ये डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर थी और इनकी साड़ी है वो अमेरिका के अभी स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में प्रदर्शित की गई है। जिस दिन वो लॉन्च हुआ था उस दिन उन्होंने जो साड़ी पहनी थी वो वहाँ के म्यूजियम में लॉन्च की गई है। हमें यही याद रखना है कि रॉकेट वुमेन कौन है? नंदिनी हरिनाथ, मंगलयान मिशन से रिलेटेड है। और मंगलयान मिशन कब लॉन्च हुआ था, कक्षा में पहुंचा था? 2014 में। फिर हमारे राजस्थान में एक और स्थल की खुदाई हुई है जहां पर एक त्रिकोणीय संबंध बनता हुआ दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय संबंध 3 सभ्यताओं का, आहड़ सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और गणेश्वर सभ्यताओं का। कहाँ पर मिला है ये नागौर जिले की जायल तहसील के बोराना गांव में खुदाई हुई है, वहां पर मिला है। 500 गुणा 500 फीट की ये खुदाई हुई थी, जहां पर हमें कुछ मटके, बर्तन के टुकड़े और पत्थर के औजार मिले हैं। जब उनकी जांच की गई है इतिहासविदों के द्वारा, तब पाया गया है कि ये आहड़ संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति और गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का एक संगम स्थल हो सकता है, क्योंकि तीनों से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई है जहाँ पर आपस में लेन देन हो सकता था। क्योंकि आहड़ संस्कृति थी वो एक गांव की संस्कृति थी, हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी, तो नगर और गांव में किस प्रकार से व्यापार है वो चलता था, इस प्रकार की जानकारी हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है। कहाँ से मिला है? नागौर, जायल, बोराना गांव, ये आपको याद रखना है। इन संस्कृतियों को आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे राजस्थान हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उसमें प्राचीन राजस्थान का इतिहास है, वहाँ पर ये पूरी वीडियो दी गई है। हर संस्कृति को अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, कहाँ क्या मिला है, कौन से जगह पर मिला है और वहाँ पर क्या सांस्कृतिक अवशेष थे, वो सब चीज़ें हमने देख रखी है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। और ये जो ऊपर MSP वाला है ये पूरा का पूरा चैप्टर है, ये इंडियन इकोनॉमी की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हो, पूरा समझाया गया है कि MSP की गणना करने की विधि क्या है, उन विधियों में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, इस MSP से संबंधित समितियां कौन सी बनी थी, सब चीज़ पूरा डिस्क्रिप्शन में समझाया गया आपको, तो वो भी आप इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। एक ये नॉर्मल सी चीज़ आई है कि सोना और चांदी है उस पर आयात शुल्क है वो 9% बढ़ गया है, जिसके कारण इनके रेट भी बढ़ गए हैं। अब आयात शुल्क क्यों बढ़ाया जाता है? ताकि लोग इसको खरीदना कम करें, क्योंकि बाहर से जो भी चीज़ आती है उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, आयात शुल्क लगाया जाता है। वो जितना ज़्यादा हम लगाएंगे वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा महंगी हो जाएगी, और उतनी ज़्यादा महंगी होगी तो लोग उसको कम खरीदेंगे तो हमें आयात नहीं करना पड़ेगा, आयात नहीं करना पड़ेगा तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो
कम नहीं होगा। और अभी वर्तमान में ये स्थिति बनी हुई है वैश्विक संकट को देख करके कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि हमें सोना चांदी खरीदने से बचना चाहिए। जो भी पेट्रोलियम हम प्रयोग करते हैं उसमें हमें एहतियात बरतना चाहिए। कारपूलिंग की व्यवस्था है वो अपनानी चाहिए। विदेशों में घूमने से, भ्रमण करने से, डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह से बचना चाहिए, ताकि हमारे पास डॉलर है वो बना रहे, उसका बाहर की ओर विसर्जन ना हो, दूसरे देशों में ना जाए। तो ये इससे रिलेटेड था। इसके बाद जो अभी हाल ही में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल की MIRV के साथ टेक्निक के साथ जो परीक्षण किया है उसका नाम है मिशन दिव्यास्त्र। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण है, लेकिन अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण नहीं था, ये अग्नि 5 का ही एडवांस वेरिएंट था जिसमें MIRV टेक्निक को इंक्लूड किया गया था। MIRV टेक्निक क्या होती है? इसमें एक ही मिसाइल में कई सारे वारहेड लगाए जाते हैं। मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मतलब जैसे ही मिसाइल है वो हवा में जाएगी, वहां पर वारहेड है वो अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग टारगेट पर जाकर करेंगे, जिससे इनको इंटरसेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसका परीक्षण किया गया है। कहाँ पर किया गया? ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण है वो किया गया है। ये आपको याद रख लेना है। अब है ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। अभी ब्रिक्स का सम्मेलन है वो नई दिल्ली में भारत मंडपम में 14 से 15 मई 2026 को होने जा रहा है, जिसमें ब्रिक्स के देशों के जो विदेश मंत्री है उनका सम्मेलन है ये। तो वहाँ पर जो ईरान के विदेश मंत्री हैं काजिम गरीबाबादी, उन्होंने अमेरिका पर निशाना साधते हुए हमला किया है कि जो अमेरिका की राजनीति है, दबाव की राजनीति है, उससे हमें उबरना चाहिए, सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उस विदेश मंत्री ने क्या कहा है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ब्रिक्स क्या चीज़ है, कब इसकी स्थापना हुई, कौन कौन से देश इसमें कब मिले। तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। शुरू में इसमें 4 देश थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। क्यों बनाया गया था ब्रिक्स? यूरोपियन कंट्रीज़ के जो देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक हो गया, नाटो हो गया, इसी के संतुलन करने के लिए साउथ एशिया में, एशिया में भी कोई ऐसा संगठन है वो होना चाहिए, तभी ब्रिक्स है वो बनाया गया था। 2009 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका है वो जुड़ गया, तब इसका नाम पड़ा ब्रिक्स। और बाद में ये क्या हो गया, अब ब्रिक्स प्लस है। वर्तमान में इसमें 11 देश सदस्य हैं। तो 5 तो ये हो गए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और 6 देश मिस्र, इथोपिया, ईरान, UAE, इंडोनेशिया और सऊदी अरब है, ये देश भी इसके सदस्य हैं। तो अब ये ब्रिक्स प्लस है। अब ब्रिक्स है संगठन है तो इसके कुछ माइनर संगठन भी होंगे, जिसमें है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये किससे संबंधित है? ब्रिक्स से संबंधित है। 2014 में इसकी स्थापना की गई थी और इसको ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है। इसका मुख्यालय है संघाई, चीन के अंदर। दूसरा, ब्रिक्स का क्या उद्देश्य है? डी-डॉलराइजेशन को बढ़ावा देना, यानी डॉलर जो आयात निर्यात में मुख्य रूप से उपयोग होने वाली मुद्रा है, जिससे इसको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलती है, इसको हटा करके जो ये देश हैं वो आपस में जो इन देशों की मुद्रा है उसी में आयात निर्यात करें, डॉलर को साइड करें। तो ये इसके उद्देश्य है। अभी 14 से 15 मई को विदेश मंत्रियों की इसकी बैठक है दिल्ली के भारत मंडपम में। तो ये थे दोस्तों अपने आज के मुख्य मुख्य करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जो फैक्ट हैं वो जैसे ये आ गया अपना आहट सभ्यता वाला, ये याद रखने वाला है कि अभी फ़िलहाल कहाँ मिले हैं। बाकी MSP हो गया, ब्रिक्स हो गया, इसमें आपको जो कंसेप्चुअल स्टडी है वो आपको याद करनी है, वो चीज़ें पूछी जाएगी। तो मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी ये क्लास। अपना अमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और इसकी PDF है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ पर आप इसको देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में। और बाकी जो मेरी प्लेलिस्ट है इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान हिस्ट्री की, वो आप ज़रूर देखें, वो भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।